नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम बात करेंगे हिंदी नाटक के तत्वों के बारे में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर धर्मा यादव। हिंदी नाटक के तत्वों के विषय में पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी भारतीय आचार्यों के मतानुसार हिंदी नाटक के कौन-कौन से तत्व हैं। इसके बाद आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे पाश्चात्य विचारकों के अनुसार, नाट्य शास्त्रियों के अनुसार नाटक के कौन-कौन से तत्व माने गए हैं और उनको आज हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्व, इसमें सबसे पहला जो अपना तत्व है वो है कथा वस्तु, जो हमने भारतीय आचार्यों में वस्तु के नाम से जिसे था, और उसको हम कहेंगे कथा वस्तु। कथा वस्तु से अभिप्राय है नाटक की कहानी। तो यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जैसे आधिकारिक अर्थात मुख्य कथा और उसके साथ चलने वाली जो कथाएं हैं, प्रसंगवश जो कथाएं आती हैं, उन्हें हम गौण कथा भी कहते हैं और प्रासंगिक कथा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो कथा वस्तु है उसके दो प्रकार इन्होंने बताए हैं। और देखिए, नाटक की जो कहानी है, जो कथानक है, वो इसके अंतर्गत आता है और इसमें अभिनय के लिए निश्चित समय का ध्यान रखते हुए, उसका पालन करते हुए कि ये जो हम लिख रहे हैं, नाटककार इस बात पर विशेष ध्यान रखता है कि वह मंचन योग्य हो, उसमें रंगमंचता हो, कथा वस्तु इस तरह की लिखी जाती है, कथानक इस तरह का रचा जाता है। और साथ ही उसमें समय सीमा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाटक जो है वो मंचीय विधा है, दृश्य विधा है, तो उसका समय भी एक निश्चित होता है। एकांकी को जैसे हम कम समय के लिए मानते हैं, लेकिन नाटक जो है उसकी समय सीमा का भी ध्यान रखता है कि 2, 3, 4 घंटों से अधिक बड़ा नाटक नहीं होना चाहिए। उसकी समय सीमा लगभग इतनी हो, इतनी ही बड़ी उसकी कहानी हो कि उसे 2, 3 घंटों में मंचित किया जा सके। तो इस तरह से कथानक का ध्यान नाटककार को विशेष तौर पर रखना होता है कि वो विस्तृत सामग्री ना ले और मुख्य कथा के साथ गौण कथाएं भी अधिक ना हो, ताकि कथा वस्तु जो है वो स्पष्ट रूप से दर्शकों तक पहुंच पाए। तो इस तरह से नाटक का पहला जो तत्व है वो है कथा वस्तु, और पहला तत्व है, काफी महत्वपूर्ण भी है। इसी के अंतर्गत बाकी दूसरी जो विशेषताएं हैं वो आएंगी, जो बाकी दूसरे घटक हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, नाटक में अगर पात्र नहीं होंगे तो घटनाएं कहाँ से आएंगी। नाटकों में घटनाओं के जो आधार हैं वो पात्र ही होते हैं। तो नाटक में जो प्रमुख पात्र है उसको नायक कहते हैं। जैसा आप फिल्मों में भी देखते हैं, हीरो होता है, विलेन होता है, जैसा कि हमने कल बोला, और उसमें हीरोइन भी होगी साथ में, और जो हीरो के जो मित्र होता है उसमें कोई ना कोई एक विदूषक होता है, हंसाने वाला, कॉमेडियन जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे पात्र मिलकर एक फिल्म की कहानी बनाते हैं। इसी तरह से नाटक को भी रोचक बनाने के लिए पात्र योजना कुछ इसी तरह की जाती है। इसमें जो प्रमुख पात्र है वो नायक होता है, वही कथा का नेता होता है, पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द चलती है। नायक की पत्नी या प्रेमिका नायिका होती है। लेकिन देखिए, भारतीय जो साहित्य है उसमें भारतीय आचार्यों ने नायक के लिए कुछ विशेष गुण माने हैं। उनका मानना है कि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति ही नायक होना चाहिए। तो हमेशा उच्च कुलीन या कोई राजकुमार, जैसे आप पढ़ेंगे पहले उपन्यास वगैरह में भी, कहानी में भी, और साथ ही नाटकों में भी, तो उच्च कुलीन व्यक्ति को ही नायक बनाया जाता था। और उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए थी, जैसे विनम्र स्वभाव का हो, मधुर बोलने वाला, त्यागी हो, प्रिय बोलने वाला, लोकप्रिय हो, पवित्र हो, उच्च कुल में जन्मा हो, बुद्धिमानी हो, उत्साही हो, तो ये शूरवीर हो, तेजस्वी हो, धार्मिक भी हो। इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय आचार्यों ने एक नायक में मानी है। लेकिन देखिए, धीरे धीरे करते, प्राचीन काल में तो ये सारी उच्च वर्गीय लोग ही नायक नायिका बनाए जाते थे, उनमें इन गुणों का होना आवश्यक माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे अब जिस तरह से आपने पिछले वर्ष पढ़ा भी होगा, पहले पढ़ा होगा, उपन्यास में भी जो नायक है वो बदलता चला गया। उपन्यास में आपने देखा होगा कि प्रेमचंद के गोदान में होरी, अत्यंत गरीब जो
ग्रामीण किसान है वह नायक होता है। तो नाटकों में भी ये बदलाव आया और धीरे धीरे जो नायक नायिका संबंधी जो दृष्टिकोण था वो बदला। अब नायक में ये सारे गुण होना जरूरी नहीं है। एक साधारण से साधारण और बुरा से बुरा व्यक्ति भी नाटक का नायक बन सकता है या बन रहा है। और नायिका भी जरूरी नहीं कि पत्नी या प्रेमिका ही हो, कोई और जो नारी प्रधान पात्र कोई भी हो सकता है जिसका अहम भूमिका हो उस कथानक में, वह भी उसमें नायिका हो सकती है। और अब तो ये होना लगा है कि नायक प्रधान ही नाटक हो। आप फिल्मों में भी देखते हैं कि नायिका प्रधान फिल्में भी बहुत चल रही हैं, तो उसी तरह से नाटकों में भी ये बदलाव आया है। अब नायक का होना इतना जरूरी नहीं है, अगर नायिका है तो वो भी केंद्रीय पात्र हो सकती है, वो भी पूरे नाटक का केंद्र हो सकती है। और इसका एक उदाहरण आप, जैसा हमने पहले भी उल्लेख किया, जयशंकर प्रसाद ने लिखा ध्रुव स्वामिनी, वही इस नाटक का केंद्र है और नारी प्रधान यह बहुत चर्चित बहुमंचित नाटक है। तो आप कभी अवसर मिले तो इसको पढ़िएगा भी, मैंने आपके साथ ये साझा भी किया है। इसके अतिरिक्त जो है खलनायक या प्रतिनायक होता है, जो नायक का विरोधी होता है, वो भी कथा को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। कथा में दूसरे जो घटक हैं वो उसी के सहयोग से चलते हैं। संस्कृत नाटकों में विदूषक का होना अनिवार्य माना जाता था, परंतु आज ऐसा नहीं है। लेकिन आधुनिक नाटकों में अगर हम देखें तो बहुत सारे पात्र इस तरह के आ जाते हैं जिनके नाम भले ही इस परंपरा के अनुसार नहीं हो, लेकिन वो अपना एक विशेष स्थान उसमें रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि नाटक में जो विदूषक होता है, तो कहीं कहीं बीच में छोटा मोटा कई बार ऐसा होता है कि नाटककार जो है संवादों के माध्यम से ही हास्य उत्पन्न करने का प्रयास करता है, तो अलग से विदूषक की आवश्यकता नहीं होती। कोई ना कोई पात्र इस तरह का रच दिया जाता है, चाहे वो परिवार का ही कोई सदस्य हो या कोई मित्र मंडली में कोई सदस्य हो, जिसके लिए इस तरह के संवाद लिखे जाते हैं कि वो नाटक में एक हल्कापन, एक हास्य लाता है, जिससे कि नाटक को मनोरंजक बना सकते हैं। तो इस तरह से पात्र और चरित्र चित्रण नाटक का एक महत्वपूर्ण घटक है, प्रमुख तत्व है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बिना पात्रों के नाटक आगे नहीं जा सकता, वह मात्र एक कहानी होगा और मंचन में वो सहायक नहीं हो सकता। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है, इसका महत्वपूर्ण तत्व है जो नाटक में संवाद। देखिए आगे हम पढ़ेंगे इस बात को कि आजकल जो है मंचन, उपन्यास, कविता और कहानियों का भी होने लगा है, और उसमें बदलाव कौन कर रहा है? निर्देशक या उसके साथ नाटककार के साथ मिलकर, या फिर अभिनेता अगर इसमें दक्ष है तो वो क्या बदलाव करते हैं? उसके संवाद बनाते हैं कहानी के। तो जब तक कथोपकथन नहीं होगा, जब तक संवाद नहीं होंगे, तब तक नाटक में नाटकीयता नहीं आएगी, चरित्र जो है उभर कर सामने नहीं आएंगे। तो नाटक में संवाद जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद के माध्यम से ही हम चरित्रों को समझ सकते हैं, संपूर्ण नाटक को जान सकते हैं कई बार तो प्रारंभ में, और संवाद ही हमारे कुतूहल को, हमारी जिज्ञासा को बनाए रखते हैं। तो अब संवाद किस तरह के होने चाहिए, इस पर भी नाटककार विशेष ध्यान देता है कि निरर्थक वार्तालाप नहीं हो जिससे कि दर्शक ऊब जाएं। चरित्र चित्रण को वो स्पष्ट करे, चरित्र का चित्रण कर सके, इस तरह के संवाद हों। और साथ ही लंबे और अस्वाभाविक नहीं होने चाहिए कि उसका कोई सिर पैर ही समझ में नहीं आए, तो वो भी आपको बोरियत महसूस होती है, दर्शक जो हैं बीच में ही छोड़कर चले भी जाते हैं। तो संवाद छोटे हों और अपना जो संदेश देने में सक्षम हों, और साथ ही नाटक के अनुकूल हों, पात्रों के अनुकूल हों, और उनकी सामाजिक मानसिक परिस्थितियों को स्पष्ट करने वाले हों, अभिनयता उनमें होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो संवाद है वो भी नाटक में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्वगत कथन कई बार हम देखते हैं कि इतना लंबा होता है, नायक अपने आप से ही बातें किया जा रहा है या कोई अन्य पात्र। हाँ, कुछ नाटकों में मैंने पढ़ा है कि पूरा पूरा पेज अपने आप से बातें करने में ही चलता रहता है, तो वो भी थोड़ा लगता है कि कहीं ना कहीं खटकता है, वो बाधा उत्पन्न करता है उसकी तारतम्यता में। तो उसे भी नाटककार थोड़ा सा उसको छोड़ते हैं, उस पर इतना
उसको इस तरह के संवाद का प्रयोग नाटक में कम करते हैं। लेकिन आजकल कुछ कुछ जो स्वगत भाषण जिसे हम कह सकते हैं, या जो स्वगत कथन है, वो कहीं कहीं आने लगे हैं कि जब साधारण रूप से कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है या किसी उस एक्चुअली इस तरह के जो संवाद हैं वो तब आते हैं जब नायक अंतर्द्वंद की स्थिति में होता है। आप इसको भली भांति समझ भी सकते हैं कि जब हम खुद द्वंद में होते हैं तो हम अपने आप से बात करते हैं कि ऐसा करें कि नहीं करें, उसने ऐसा कहा, तो अपने दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं वो मंच पर स्वगत कथन के माध्यम से नायक, नायिका या अन्य कोई पात्र अभिव्यक्त करता है। तो इस तरह थोड़ा अस्वाभाविक वो लगता है थोड़ा, परंतु नाटक में पात्रों के मानसिक अंतर्द्वंद को प्रकाशित करने के लिए नाटककार के पास इसके अतिरिक्त कोई और उपयुक्त साधन नहीं रह जाता। तो फिर भी नाटककारी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वह अधिक लंबा न हो, संक्षिप्त हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नाटक साहित्य में कथोपकथन एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना नाटक अधूरा है। अगला जो हमारा बिंदु है, तत्व है, वो है देश, काल एवं वातावरण। इससे क्या होता है कि हम जिस समय और जिस काल की घटना दिखा रहे हैं, अगर उससे उसका कार्य का, उसके काल का अगर उसमें एकता नहीं होगी तो हमें वो घटना वास्तविक नहीं लगेगी। अगर हम मुगल काल का कोई नाटक दिखा रहे हैं और उसमें हम देखें कि कुछ आधुनिक उपकरण वहाँ रखे हुए हैं, मंच सज्जा इस तरह की है, उस काल की नहीं है, पर्दे वर्दे जो मंच सज्जा होती है, या पात्रों की जो वेशभूषा है, तो वो अगर उससे समानता नहीं रखती है तो नाटक में हमें वास्तविकता नजर नहीं आती। तो इस देश काल और वातावरण से अभिप्राय है कि किस काल विशेष का, किस समय का, किस स्थान का वह नाटक है, उसके अनुरूप ही बाकी संरचना होनी चाहिए। इससे पात्रों में वास्तविकता व स्पष्टता आती है और प्रत्येक युग, प्रत्येक देश तथा वातावरण का चित्रण उसकी संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन और वेशभूषा के अनुरूप होना चाहिए। तो देखिए, कथानक पर जब बात करते हैं तो कथानक के अनुरूप ही रचनाकार देश, काल और वातावरण का चयन करता है। प्राचीन आचार्यों ने नाटक में देश तथा काल की समस्या पर विचार कर संकलन त्रय का विधान किया था। संकलन त्रय आजकल इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन प्राचीन आचार्यों ने नाटक में देश काल की समस्या पर विचार करते हुए एक शब्द दिया, संकलन त्रय। इसके अनुसार स्थल, कार्य तथा काल की एकता पर विशेष ध्यान देना पड़ता था। उनका मत था कि किसी नाटक में घटित घटना किसी एक ही कृत्य से, एक ही स्थान से संबंधित हो और एक ही दिन में घटी हो। ऐसा करने से देश, काल और वातावरण का सुसंगत चित्रण करने में कोई बाधा नहीं आती। तो इस तरह हम देख सकते हैं देश, काल और वातावरण भी नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। अगर किसी नाटक में समय तथा प्रदेश विशेष की जानकारी पानी हो तो उसके देश, काल और वातावरण से ही वह संभव हो सकता है। अगला जो हमारा तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली नाटक की जो भाषा है, जहाँ हम कथानक की बात करें या पात्रों की बात करें और उसके बाद संवाद की बात करें, तो भाषा उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर एक पात्र के लिए, पात्र जिस श्रेणी का है उसी तरह की भाषा नाटककार चयन करता है। अगर वो संभ्रांत है तो उसकी भाषा थोड़ी उस तरह की होगी, और अगर वो कम पढ़ा लिखा है या ग्रामीण परिवेश का है तो उसमें उस तरह के ही संवाद होंगे। तो नाटक की जो भाषा है उसको सजीव, रोचक और प्रभावशाली बनाती है। साथ ही नाटक के उद्देश्य की प्राप्ति में भी वो सहायक होती है, रंगमंचीयता में भी वह सहायक होती है। तो भाषा का चयन भी रचनाकार बहुत समझ कर करता है। आधुनिक नाटकों में संस्कृतनिष्ठ भाषा का उपयोग कम होने लगा है। अब फारसी, अरबी और अंग्रेजी शब्दों का उपयोग होता है, जो कि देखिए जरूरी भी है। जिस सजीवता की हम बात कर रहे हैं, अगर हम आज का कोई व्यक्ति, आधुनिक युवा को अगर हम किसी नाटक में लेते हैं और वो अगर संस्कृत निष्ठ शब्द बोल रहा है तो वो पचेगा नहीं, हमें लगेगा कि अस्वाभाविक लगेगा एक तरह से। तो जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का परिवेश है, जिस काल विशेष का नाटक है, उसी तरह के पात्रों के अनुरूप भाषा का चयन रचनाकार
करता है, उसी तरह की भाषा का प्रयोग उस नाटक में किया जाता है। तो संवादों की भाषा प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए, सहज हो और सूचक हो। यह बहुत जरूरी है क्योंकि संवाद जो है नाटक के प्राण तत्व होते हैं और कथ्य के प्रभावपूर्ण संप्रेषण के लिए सशक्त भाषा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक हो जाता है। नाटक में अब हम बात करेंगे शैली की। भाषा और शैली के अंतर्गत शैली, जो हमने पीछे बात की थी वृत्ति की, कथोपकथन की शैली ही नाटक की प्रमुख शैली होती है। शैली से अभिप्राय है वृत्ति, जिसका हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं। ये 4 प्रकार की होती है। नाटक का कथानक, उसका मुख्य रस क्या है, उसमें उसका केंद्रीय विषय क्या है, उसी के अनुसार उसकी शैली का चयन किया जाता है। आपके सामने है कौशिकी वृत्ति। इसकी उत्पत्ति, जैसा कि हमने नाटक के उद्भव के समय पढ़ा था कि ब्रह्मा जी ने पंचम वेद के रूप में नाटक की रचना की, तो जो उससे 4 वेदों से जो चीजें ली गई हैं उन्हीं के अनुसार ये 4 वृत्तियां बनाई गई हैं, कौशिकी, सारवती, आर्भटी और भारती। कौशिकी वृत्ति, इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है क्योंकि यह नृत्य गायन प्रधान होती है। सारवती वृत्ति यजुर्वेद से उत्पन्न हुई मानी जाती है। इसमें शौर्य, दानवीरता आदि का वर्णन होता है। आर्भटी अथर्ववेद से, इसमें क्रोध, संघर्ष, युद्ध आदि का वर्णन होता है। और भारतीय वृत्ति ऋग्वेद से हुई है। इसमें उग्र और कोमल दोनों तरह के भावों पर आधारित रचनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो इस तरह से आजकल अन्य नाटककार जो हैं वो कई तरह की शैलियों का प्रयोग करने लगे हैं। जिस तरह का परिवेश है, वातावरण है, कथानक है, उसी के अनुरूप आधुनिक नाटककारों ने अपनी अपनी शैलियां बनाई हैं और नाटक की सफलता के लिए शैलियां बहुत सहायक होती हैं। तो उसी के अनुरूप नाटकीयता के लिए जो शैलियां होती हैं वो काम में ली जाती हैं। अगला जो हमारा विषय है वो है रंगमंचीयता या अभिनेता। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है नाटक में, रंगमंचीयता या अभिनेता। देखिए, रंगमंच और नाटक दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जब हम नाटक को दृश्य विधा कहते हैं तो हमारे सामने सीधी बात आती है रंगमंच की। ऐसी विधा जिसे रंगमंच पर मंचित किया जाए, जो रंगमंच पर दर्शाई जाए, ऐसी विधा नाटक। तो नहीं तो अगर इसमें रंगमंचीयता नहीं होगी तो नाटक, कहानी और उपन्यास में कोई हम अंतर ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नाटक की प्रस्तुति में विभिन्न शैलियों की चर्चा रंगमंच और अभिनय को केंद्र में रखकर ही की जाती है। तो नाटक की प्रस्तुति, विभिन्न शैलियों की चर्चा, जैसा मैंने कहा कि अभिनय और रंगमंच में रखकर के केंद्र में रखकर की जाती है। भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनय के 4 प्रकार माने गए हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन से कथ्य की अभिव्यक्ति। वाचिक में संबंध हमारा वाणी या शब्दों से है। आहार्य, रंग, रूप और वेशभूषा इसके अंतर्गत आते हैं। सात्विक, इसमें आपके जो हाव भाव हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से 4 जो प्रकार हैं भारतीय नाट्य शास्त्र में अभिनय के माने गए हैं। आधुनिक नाटकों में जरूरी नहीं कि इसी तरह का अभिनय हो या इसी को केंद्र में रखकर अभिनय किया जाए। परंपरागत जो तरीके हैं उनका प्रयोग बहुत कम हो गया है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने आज रंगमंच पर नाटक को प्रस्तुत करने के लिए नई नई शैलियां दी हैं। कहीं आज एकल अभिनय के माध्यम से पूरा नाटक प्रस्तुत कर दिया जाता है। पात्र अपने वेशभूषा बदलकर एक ही व्यक्ति 3-3, 4-4 पात्रों का अभिनय करता है। अभी एक मंचन जो मैंने देखा आत्मकथा का, उसमें अन्य से अनन्या आत्मकथा का मंचन हुआ था और एकल अभिनय उसमें था। एक अभिनेत्री ने सारे उसके बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक के सारे किरदार उसमें निभाए थे। तो इस तरह आज तकनीकी विकास के कारण कई शैलियों में जो रंगमंचीयता है वो प्रभावित हुई है, कई शैलियों में उसका विकास हुआ है। आज नाटक में दर्शक की साझेदारी भी विशेष महत्वपूर्ण हो गई है। तो रंगमंच की जो आधुनिक साज सज्जा है, ध्वनि, प्रकाश आदि की जो योजना है, उससे नाटक की प्रस्तुति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। निरंतर नए प्रयोगों ने रंगमंच संबंधी दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल डाला है और इसमें
सबसे बड़ी भूमिका है रंगकर्मियों की, जिनका उल्लेख हमने पहले भी किया था और आगे विस्तार से जब हम रंगमंच के विषय में पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। तो रंगकर्मियों ने अपनी बुद्धिमत्ता से और अपनी रचनाशीलता से कई तरह के प्रयोग किए हैं और एक ही नाटक के विभिन्न विभिन्न शैलियों में मंचन किया है। टीवी और नुक्कड़ नाटक और दूसरे कई तरह के जो साधन हैं उन्होंने भी नाटक को प्रभावित किया है, उसके मंचन को प्रभावित किया है। इस प्रकार नाटक में अभिनय और मंच सज्जा की भिन्न भिन्न पद्धतियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ध्वनि और प्रकाश योजना ने मैं कह सकती हूँ कि मुख्य रूप से नाटक को, कई बार तो ऐसा होता है कि संवाद के स्थान पर सिर्फ ध्वनि के माध्यम से ही हम पूरा माहौल जो है, पूरा परिवेश जो है उसको बदल देते हैं और उसी के माध्यम से हम सूचना दे देते हैं कि किस तरह का वातावरण है या क्या घटनाक्रम जो है वो चल रहा है। और कई बार सिर्फ प्रकाश को मंद और तीव्र करके भी हम पात्र की जो मानसिक स्थिति है उसका ब्यौरा दर्शकों को दे पाते हैं। तो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हम इसको कह सकते हैं। और जब आप नाटक को विस्तार से पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि ध्वनि और प्रकाश कितने महत्वपूर्ण तत्व आज नाटक के हो गए हैं। अंतिम है हमारा जो तत्व, उद्देश्य। देखिए, बिना किसी उद्देश्य के तो कोई रचना हो ही नहीं सकती, चाहे वो कोई भी साहित्य सृजन हो, बिना उद्देश्य के साहित्य नहीं होता। प्राचीन जो हमारी मान्यता है उसमें है धर्म, अर्थ और काम जीवन के प्रमुख प्रत्यक्ष उद्देश्य रहे हैं और इन तीनों में से किसी एक की प्राप्ति ही नाटक का उद्देश्य रहा है। जैसा उद्भव के विषय में हमने पढ़ा कि प्रारंभ में जो नाटक था वो सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखा जाता था। धीरे धीरे रचनाकारों ने इसका उद्देश्य अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर, जैसे भारतेंदु जी ने जन चेतना के लिए नाटक लिखे और प्रसाद ने बाद में जो भारतीय गौरव है उसको प्रकाशित करने के लिए नाटक लिखे। उसी युग को उन्होंने प्रकाशित किया अपने नाटकों के माध्यम से। आधुनिक नाटक में मानव के अंतर्द्वंद, उसकी जो मानसिक स्थिति है, व्यक्ति को केंद्र में रखकर नाटक लिखे। तो हर नाटककार का एक अलग उद्देश्य रहा है। नाटककार अपने इस उद्देश्य की अभिव्यक्ति पात्रों के संवादों के माध्यम से करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपयुक्त तत्वों के आधार पर किसी भी नाटक व एकांकी की समीक्षा की जा सकती है। आज हमने जिस पर चर्चा की नाटक के तत्वों की, इस पर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि प्रश्न अवश्य आता है। नाटक की समीक्षा हम इन तत्वों के ही आधार पर करते हैं और कई बार सिर्फ तत्व ही पूछ लिए जाते हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा और साथ ही अपने रजिस्टर में भी कीजिए। उपन्यास और कहानी के जो तत्व हैं वो भी समान ही हैं, किंतु अभिनेता या रंगमंचयता की जो हम बात कर रहे हैं, संवादों का स्वरूप थोड़ा नाटक का अलग हो जाता है। तो ये अभिनेता ही है जो नाटक को अन्य विधाओं से अलग करती है। तो ये अभिनेता संवादों के माध्यम से आती है, पात्रों का सृजन उस तरह का होता है, कथानक भी जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा था कि मंचन को ध्यान में रखते हुए कथानक होना चाहिए। तो इस तरह से करके एक एक चीजें इसमें बदलती जाती हैं। आधुनिक रंगकर्मियों का जैसा मैंने उल्लेख किया, विभिन्न प्रयोग करते हुए आज साहित्य की सभी विधाओं को मंच पर लाने का कार्य किया है और इसमें बहुत प्रमुख नाम है देवेंद्र राज अंकुर का, जिनकी कहानी को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का काम उन्होंने ही शुरू किया। सर्वप्रथम देवेंद्र राज अंकुर ने ही कहानी का मंचन किया और उनकी पुस्तक भी इस नाम से आती है। और हिंदी दूसरे नाट्य शास्त्र के नाम से भी उनकी एक पुस्तक है जो नाट्य प्रेमी हैं वो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसमें उन्होंने नाटक के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। तो उनके इन प्रयासों के बाद धीरे धीरे अन्य रंगकर्मियों ने भी उपन्यास, कविता, पत्र, आत्मकथाओं का भी मंचन वो करने लगे। तो ये एक अलग चर्चा का विषय है जिसमें रचनाकार के साथ निर्देशक और अभिनेता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे हम फिर कभी इस पर विचार करेंगे। तो इस तरह से हिंदी नाटक के उद्भव, विकास और उसके विभिन्न तत्वों को, उसके विभिन्न घटकों को समझने के लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। आपके सामने है गिरीश रस्तोगी की पुस्तक है 20वीं शताब्दी का हिंदी नाटक और रंगमंच। आधुनिक नाटकों को आप भली भांति इसमें समझ सकते हैं। और महेश आनंद द्वारा संपादित पुस्तक है कहानी का रंगमंच,
एक और पुस्तक आपके सामने है डॉक्टर करण सिंह ऊंटवाल की कहानी का रंगमंच और नाट्य रूपांतरण। तो जो हमने बात की कि किस तरह से कहानी साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं वो भी आज मंच पर आ गई हैं और उनको किस तरह से उनका मंचन किया जाता है, तो इसको समझने के लिए आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। आशा है आपको आज का यह व्याख्यान पसंद आया होगा, आप इसे भली भांति समझ सके होंगे। आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपके जो प्रश्न हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।